जब भी डिमोटिवेट होना तो अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना, अपने आप ही मोटिवेट हो जाओगे। आपकी सफलता में, आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो सिलेक्शन है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट योगदान किसका रहा? मतलब नितिन सर और आप और रोशन सर। फर्स्ट टाइम 2022 में जब नर्सिंग पास आउट हुआ तो विजडम कोचिंग ज्वाइन की थी। आपके कंटेंट पे और आप इतना विश्वास हो गया था कि एक दिन ना एक दिन तो राजस्थान क्षेत्र में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। जब इसका सिलेक्शन हुआ और इसने उस टाइम पे, सिलेक्शन के टाइम पे जो स्टेटस में लगाया, तब मेरे को पता चला और तब मैंने इसको बोला राजस्थान CHO, राजस्थान NHM स्टाफ नर्स दोनों की एग्ज़ाम जो है वो दी है और दोनों के अंदर आपका जो है वो सिलेक्शन हो गया है। सर मैंने सबसे पहले मेरे पापा को फ़ोन किया था। रिजल्ट को लेके आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब अपने अच्छे नंबर हैं तो अपना तो हो जाएगा। टाइम पहले का अलग था जिसमें क्या होता था कि बेसिकली MCQs के बेस में जो है वो तुक्के से लोगों के सिलेक्शन हो जाते थे, बट मन में थोड़ी बेचैनी तो रहती है, एंजाइटी टाइप का तो रहता ही है ना। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों से एक ऐसे शख्स को मिलाने जा रहा हूं और जिनका नाम है दिलीप जी। और दिलीप जी जो है वो विजडम क्लासेस के एक फैमिली मेंबर भी हैं, क्योंकि दिलीप जी जो है वो विजडम की जितनी भी नर्सिंग की जो टैसरीज होती हैं उनके ऊपर काम करते हैं और इसके अलावा कंटेंट को डिजाइन करने के ऊपर जो है वो काम करते हैं। बेसिकली जैसे आप बुक्स वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे तो बुक्स वगैरह के अंदर इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो रोल रहा है और अभी भी है। और जो भी आपका कंटेंट होता है उसको अपडेट करने में इनका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो दिलीप जी मेरे साथ बैठे हैं और दिलीप जी का अभी 2 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें राजस्थान CHO है और राजस्थान NHM स्टाफ नर्स है, जिसका अभी रिसेंटली रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है। तो दिलीप जी से बात करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, तो एक बार आप इस वीडियो को देखिएगा। नालायक बच्चा बोल रहा है, मैंने मेरी किस्मत से पूछा, क्या बोल रहा है? मैंने मेरी किस्मत से पूछा मेरा राजस्थान CHO में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो किस्मत ने बोला कि नहीं होगा, तो मैंने बोला चल झूठी, मेरे साथ नितिन सर और रोशन सर हैं, तो किस्मत बोली फिर तो होगा, फिर तो हो जाएगा सिलेक्शन। अरे भाई नालायक बच्चा रुक जा। तो आपने ये वीडियो तो देख लिया होगा, तो चलिए बात करते हैं दिलीप जी से इस वीडियो के पीछे क्या कहानी है और इन्होंने इस वीडियो के अंदर जो शायरी बोली है इसके पीछे की क्या कहानी है, उसके बारे में इनसे खुद से बात करते हैं। तो दिलीप जी एक बार बताइए कि ये वीडियो आपने और वीडियो के अंदर जो आपने शायरी जो लिखी है इसके पीछे का क्या मतलब क्या कहानी है, क्या रीजन था, मतलब आपने क्या सोच के जो है ये शायरी बोली? मतलब सर मैंने फर्स्ट टाइम 2022 में जब नर्सिंग पास आउट हुआ तो विजडम कोचिंग ज्वाइन की थी, तो तब मैंने कोर्स ले रखा था, तो तब यूट्यूब पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, तो उस टाइम आपके कंटेंट पे और आप इतना विश्वास हो गया था कि एक दिन ना एक दिन तो राजस्थान क्षेत्र में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। उसीलिए तो मैंने सारी लिखी थी। मैंने मेरी किस्मत से पूछा कि मेरा राजस्थान क्षेत्र में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो किस्मत ने बोला कि नहीं होगा, तो फिर मैंने बोला कि चल झूठी, मेरे साथ नितिन सर और रोशन सर हैं, तो फिर किस्मत बोली कि हाँ फिर तो पक्का हो जाएगा। इसीलिए आपके कंटेंट पे मुझे पूरा भरोसा था कि एक दिन ना एक दिन राजस्थान क्षेत्र में सिलेक्शन पक्का होगा, इसीलिए सर। और ये मतलब ये जो वीडियो की जो क्लिप है ना, मतलब इसने कट करके रखी हुई थी और जब इसका सिलेक्शन हुआ तो मेरे को भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने ये जनरली शायरी पढ़ भी ली और मेरे को पता भी नहीं है कि ये दिलीप की शायरी थी। बट जब इसका सिलेक्शन हुआ और इसने उस टाइम पे, सिलेक्शन के टाइम पे जो स्टेटस में लगाया, तब मेरे को पता चला और तब मैंने इसको बोला भी। एक्चुअली सर के पास मेरे को 2 महीने हो गए थे काम करते हुए विजडम में, तो फिर भी मैंने सर को नहीं बताया था कि सिलेक्शन होगा ना, तो तभी बताएंगे, वीडियो दिखाएंगे। हाँ, तो वो मैंने इनका जब सिलेक्शन हुआ और स्टेटस में देखा तब मेरे को पता चला इनकी शायरी के बारे में। तो चलिए दिलीप जी एक बात करते हैं, आपकी जनरल छोटी सी लाइफ के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि आपने जो अपना स्कूलिंग जो है वो और अपनी जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू करी, आपने 10th क्लास कहाँ से की, 12th क्लास कहाँ से की और आपने नर्सिंग कहाँ से की और आपकी नर्सिंग जो है वो कब कंप्लीट हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए एक बार। सर स्कूलिंग पढ़ाई तो गांव में हुई थी, पर लेकिन मैंने GNM नर्सिंग की थी, तो वो यहाँ से जयपुर से की थी, विनायक कॉलेज। कौन से ईयर में आपने कंप्लीट करी नर्सिंग? 2022 में सर। 2022 में। और आपका गांव कौन सा है, मतलब जनरल थोड़ा सा एक बार अगर बताना चाहें। सर मेरा नीम खाताना मेरी तहसील है, पाटन के पास में दलपतपुर विलेज है। अच्छा, ओके। तो दिलीप जी आपका ये मतलब
एग्जाम आपने पास आउट 2022 में आपने जैसा कि कहा कि नर्सिंग कंप्लीट करी है, उसके बाद में कितनी एग्जाम जो हैं आपने दी हैं और किस किस एग्जाम में आपका क्या क्या रहा, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर मैंने 2022 में नर्सिंग पास आउट होने के बाद में राजस्थान CHO की वैकेंसी आई थी नवंबर 2022 में, तो मेरी फर्स्ट वैकेंसी थी, तो उसकी फिर मैंने तैयारी की विजडम से कोर्स लेके। फिर वो 2023 में फरवरी में एग्ज़ाम लगी, तो उसमें अच्छे नंबर थे, फिर लेकिन वो किसी कारणवश पेपर लीक होने की वजह से वो कैंसिल हो गई। एक साल तक तो वो पेंडिंग ही थी, दिमाग में था एकदम हो रखा था कि क्या होगा लाइफ में। फिर ये NHM की वैकेंसी आ गई राजस्थान में, तो फिर उसकी भी साथ में तैयारी करने लग गई। फिर बाद में इस एग्ज़ाम को कैंसिल करके दोबारा पेपर लगवाई, राजस्थान का दोबारा पेपर हुआ है, राजस्थान CHO का। तो उस NHM की और CHO की एग्ज़ाम में 1 महीने का डिफरेंस था। 1 महीने का डिफरेंस था। हाँ। और तो क्या रहा इन दोनों एग्जाम का, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो इनका जो पहला एग्जाम होना था वो कैंसिल हो गया था, तो हम उसका रिजल्ट की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो गया था। और उसके बाद में आपने राजस्थान CHO, राजस्थान NHM स्टाफ नर्स दोनों की एग्जाम जो है वो दी है और दोनों के अंदर आपका जो है वो सिलेक्शन हो गया है। इनका एक्चुअल में दोनों में हुआ है इनका सिलेक्शन, CHO में भी हुआ है, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी हैं, और जो NHM स्टाफ नर्स की जो कॉन्टेक्चुअल बेस्ड जो वैकेंसी है उसके अंदर भी इनका जो है, जिसकी एग्जाम हुई थी उसमें भी इनका जो है वो सिलेक्शन हुआ है। तो दिलीप जी एक चीज बताइए कि मतलब जब आपका रिजल्ट आया था तो उस दिन आपका मतलब क्या क्या फीलिंग थी आपकी रिजल्ट को लेके? सबसे पहले आपने जब रिजल्ट रिलीज हुआ, भाई डेट तो पता थी सबको कि भाई आज शाम तक जो है वो रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट को लेके आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब सर रिजल्ट का तो फीलिंग्स तो थी मन में कि 2-3 साल हो गए थे वैकेंसी को, तो कहीं ना कहीं मन में तो खुशी थी। तो रिजल्ट के दिन की जो आपकी फीलिंग है, मतलब जैसे जनरली होता है ना कि मन में कि भाई आज जैसे रिजल्ट आने वाला है, तो पता तो था ही कि भाई शाम को 6 बजे तक या 5 बजे तक अपना रिजल्ट आ जाएगा, तो पूरे दिन आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही थी? कि जनरली जैसे कि अगर मान लो कि मेरा रिजल्ट आए तो मैं पूरे दिन ये सोचता रहूं कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, और अगर सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा, और नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब ये 2 चीज हम लेके चलते हैं अपने लाइफ के अंदर लेके चलते हैं। तो आपकी क्या फीलिंग थी कि रिजल्ट को लेके कि अगर सिलेक्शन होता है तो क्या खुशी होगी, और अगर नहीं होता है तो फिर क्या सोच रखा था आपने? सर रिजल्ट ये तो सभी के साथ होते हैं, पर लेकिन जिस दिन रिजल्ट 1-2 दिन आने वाला था तो उससे 1-2 दिन पहले मन में ये डर भी था कि होगा कि नहीं होगा। तो फिर पर लेकिन एक ऐसा था कि अपने अच्छे नंबर हैं तो अपना तो हो जाएगा। हाँ, वो एक होता ही है कि भाई इतने तो प्लस में ही चल रहे हैं अपन, तो ऑलमोस्ट तो डन ही है। अच्छा, इसके बाद में मतलब आपका जब रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली आप खुश तो हुए होंगे क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, और इसके साथ में आपने सबसे पहले सिलेक्शन के बाद में फोन किसको किया? सर मैंने सबसे पहले मेरे पापा को फोन किया था। और उनका क्या रिएक्शन था इसको लेके? सर रिएक्शन तो उनका पूछो मत कि बहुत इमोशनली बोले कि खुश रहो जिंदगी में, ऐसे आगे बढ़ो, आगे भी इससे ज्यादा अच्छा मुकाम हासिल। ये एक्चुअल में होता है। देखो लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपने पेरेंट्स के लिए करनी होती हैं, जैसे कि एक सिलेक्शन भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितनी खुशी सिलेक्शन की हमें होती है उससे 2 गुना खुशी अपने पेरेंट्स को होती है। तो सिलेक्शन लेना खुद के लिए भी नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स की खुशी सबसे इंपॉर्टेंट होती है और सब लोग जो है अपने पेरेंट्स के लिए ये सारी चीजें करते हैं। तो दिलीप जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जनरली बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है और कॉमन वो सोचते हैं कि एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, जैसे मान लो कि कोई वैकेंसी आ जाती है और हम उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम की तैयारी के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज होती है कि उसकी प्लानिंग। जैसे मान लो हमें पता है कि 2 महीने बाद में एग्जाम होनी है, 3 महीने बाद में एग्जाम होनी है, तो उसकी प्लानिंग को लेके आप क्या क्या स्टडी मटेरियल यूज करते हैं, तो वो थोड़ा सा आप बता दीजिए कि क्या क्या चीजें जो हैं आप बेसिकली यूज करते हैं एक एग्जाम की तैयारी के लिए, क्योंकि आपने तो एग्जाम क्रैक कर दिया है तो आपको तो पता होगा कि क्या चीज में आपने जो है वो एक फ्लो बना रखा था कि मुझे सबसे पहले ये पढ़ना है, देन उसके बाद ये पढ़ना है। क्या आपका प्लान था? सर अगर एग्जाम में सफल होना है ना तो सबसे पहले तो अपने को थ्योरी कंटेंट है ना वो सबसे बेसिकली वो तैयार रखना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा उसको। उसके बाद में उसका रिवीजन
फिर तीसरे नंबर पर आता है MCQ, जो जनरली बुक से भी अपन कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, एंड देन उसके बाद में सर डेली प्रैक्टिस कम से कम 6 से 8 घंटे तो कम से कम डेली कंटिन्यूसली। ओके, और इसके अलावा आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं, मतलब टेस्ट हाँ वगैरह? सर, जो मैंने कोर्स ले रखा था ना विजडम से, तो उसी पे हमारे को कोर्स में दे रखे थे सर मॉक टेस्ट वगैरह आपने वो डेली देते दिए हैं ना, मतलब। तो दिलीप जी का कहने का मतलब ये है कि ओनली फॉर ओनली MCQ से सिलेक्शन नहीं होता है। वो टाइम पहले का अलग था जिसमें क्या होता था कि बेसिकली MCQs के बेस में जो है वो तुक्के से लोगों के सिलेक्शन हो जाते थे, बट अभी आज प्रेजेंट टाइम में आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी का रिवीजन करना है, उसके बाद में आपके पास में एक बुक होनी चाहिए। देखो मार्केट में बहुत सारी बुक होती हैं, लेकिन एक बुक पे ट्रस्ट करके उसके पूरे MCQ सॉल्व करना, मैं एक चीज बार बार कहता हूं कि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बुक को आप एक बार पढ़ोगे उससे उसमें कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, बट उसको अगर आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ जरूर आपको वहां पे समझ में आएगा। बिल्कुल। और इवन अगर आप एक बुक को 10 बार भी पढ़ लेंगे ना, तो जब दोबारा उसे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया जरूर उसमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही। और उसके बाद में अगर हमें सेल्फ असेसमेंट करना है तो मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि मॉक टेस्ट अपना ऑलमोस्ट रिजल्ट बता ही देता है कि आपका क्या, जितनी आपने मेहनत करी है उसका क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, उस टाइम पे क्या आपके मन में था कि आपकी तैयारी को लेके कि मैंने जो पढ़ा है वो क्या सफिशिएंट है, या फिर मेरे को और पढ़ना चाहिए था? ऐसा कुछ डर था आपको, मतलब क्वेश्चन जब देख रहे थे या फिर पेपर आने से पहले ऐसा कुछ डर अगर आपका हो तो वो शेयर करिए। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैंने आपसे पढ़ा था तो मेरा कंटेंट एक थ्योरी एकदम मजबूत थी, पर लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में तो मन में थोड़ी बेचैनी तो रहती है। एंजाइटी टाइप का तो रहता ही है ना, तो हल्का एंजाइटी थी सर। पर लेकिन जैसे पेपर हाथ में आया तो फिर उसको देखा तो फिर उसमें ऐसे लगा कि हाँ यार अपना तो हो ही जाएगा। ठीक है। और दिलीप जी, इसके अलावा आपने जो है बेसिकली अपनी स्टडी का जो टाइम जो है वो कैसे फिक्स किया? मतलब एक तो होता है कि बच्चों के मन में एक चीज आती है कि मैं कितने घंटे पढूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर इसमें हार्स मैटर करते हैं या फिर कंटिन्यूटी मैटर करती है। ये दोनों चीजें होती हैं कि हमें हार्स ज्यादा रखने चाहिए या फिर हार्स कम करके हम रोज पढ़ें, वो इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, एक्चुअली ऐसी बात है कि जैसे आपने किसी का कोर्स ले रखा है, कोचिंग में विजडम कोर्स ले रखा था, तो मैं 4 से 6 आवर्स की ऐप में क्लास होती थी। उसके अलावा बस 4 से 6 आवर्स और MCQ वगैरह, MCQ और थ्योरी पढ़ता मतलब आपने ऑलमोस्ट 8 घंटे का टाइम दिया है अपना, 8 घंटे, जिसमें से 4 घंटे आपने ऐप के अंदर जो है वो क्लासेस ली हैं और 4 घंटे का आपने रिवीजन किया। ओके, और कंटिन्यूटी कैसी थी आपकी? मतलब सर कंटिन्यूटी तो डेली, एक दिन भी छुट्टी नहीं होती थी सर। ओके, तो आप बेसिकली अपने घर से ही पढ़ रहे थे या फिर जयपुर में रह के पढ़ रहे थे, रूम लेके पढ़ रहे थे, या लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे? एग्जाम से 4-5 मंथ पहले तो घर पे था, पर लेकिन फिर जो एग्जाम की एग्जाम डेट वो हुई तो फिर मैं जयपुर आ गया था। तो जयपुर में रूम पे या फिर लाइब्रेरी में? नहीं, रूम पे, फिर प्लस में लाइब्रेरी भी जाता, साथ में लाइब्रेरी भी थी। ओके, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जनरली इसका आंसर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन पूछना जा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन में बहुत लोगों का जो है वो सपोर्ट होता है, और उनमें से किसी एक का नाम लेना और किसी एक को आगे रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी सफलता में, आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो सिलेक्शन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट योगदान किसका रहा? मतलब सर सबसे फर्स्ट पे तो पेरेंट्स ही हैं, माता पिता, पर लेकिन फिर सेकंड नंबर पे नितिन सर और आप और रोशन सर। हाँ, क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है कि हमें जो फर्स्ट एजुकेशन मिलती है वो पेरेंट्स से मिलती है, और हम जो करते हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, एंड देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे टीचर्स ही आते हैं ऑलमोस्ट। मतलब ये ऑलमोस्ट सबकी सिमिलरिटी ही रहती है कि सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स होते हैं, देन उसके बाद में टीचर्स होते हैं, क्योंकि प्राइमरी जो एजुकेशन होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और वही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है कि आपको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे। बेसिकली बच्चों को आपको बताना है कि पढ़ाई को लेके और सिलेक्शन को लेके आप क्या उन्हें सजेस्ट करना चाहते हैं? मतलब क्या चीज उन्हें बताना चाहते हैं कि उसके बेस पे वो अपना सिलेक्शन आराम से ले लें? सर सबसे अगर सफल होना है ना, अगर एग्जाम में पास होना है, तो सबसे फर्स्ट तो जिस जगह से पढ़ रहे हो ना आप, उस पर भरोसा होना चाहिए। उन जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके कंटेंट पे भरोसा होना चाहिए। अगर वो गलत भी पढ़ा रहे हैं ना, तो आप उनसे गलती पढ़ लो, पर लेकिन
100% दो आप उनको, मतलब विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए। 10 जगह जाने से अच्छा है कि एक जगह आप अपना फिक्स कर लो, वहां पे जो भी आपको मिल रहा है उसको अपडेट करते रहो, उसको पढ़ते रहो। ये आपका कहने का मतलब है इसमें, है ना? या तो आप उस टीचर से पढ़ो भी मत, अगर पढ़ो ना तो फिर उनको 100% दो, और किसी को भी दूसरे टीचर्स की वजह। अच्छा, और एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं आपसे। बेसिकली जब आपने विजडम में आए थे यहाँ पे एज ए कंटेंट डेवलपमेंट या कंटेंट राइटर, और जिसमें टेस्ट सीरीज भी थी और बुक्स के ऊपर भी इन्होंने काम किया, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा विजडम के साथ जुड़ के? एक बार वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। एकदम फैमिली की वजह से सर, आप एकदम अच्छी तरीके से, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम फैमिली की तरह रखते हैं। मतलब अच्छा लगा जुड़ के, है ना? बिल्कुल सर। हाँ, बेसिकली हमारे यहाँ पे जो भी स्टाफ या एक मतलब हमारे यहाँ पे कम लोग हैं, बट जितने भी लोग हैं वो एक फैमिली की तरह जो है वो जीते हैं और एक फैमिली की तरह काम करते हैं। और मतलब सब लोग जो है ना अपना समझ के जो है यहाँ पे मेहनत करते हैं, और ऐसा ही दिलीप ने भी किया है। और दिलीप ऐसे ही हमसे जुड़ता रहेगा, आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि साथ में जॉब के साथ में विजडम तो ऑलवेज है ही है। मतलब ये तो अब पहली प्रायोरिटी हो गई है। सही है ना? बिल्कुल सर। ओके, तो और इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहें बच्चों को कि अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करने के लिए उनके अंदर जो मोटिवेशन जो आना चाहिए वो कहाँ से आना चाहिए? बेसिकली बच्चों के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हमें मोटिवेट कर दो, सर हमें एक मोटिवेशनल शायरी सुना दो, सर हमें मोटिवेशनल कहानी सुना दो। तो एक्चुअल में मोटिवेशन कहाँ से मिलना चाहिए? कहीं और से मिलना चाहिए, या फिर आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला? मोटिवेशन तो क्या है, मोटिवेशन तो अपने माँ बाप, जब भी डिमोटिवेट होना तो अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना, अपने आप ही मोटिवेट हो जाओगे। सबसे इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ मैं भी क्लास में यही बोलता हूँ ऑलमोस्ट, कि जब भी आपको ऐसे लगे कि भाई लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, तो अपने पेरेंट्स की साइड देख लो, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है, क्योंकि उनकी खुशी ही सबसे एक बड़ा मोटिवेशन है। सही है? सही बात। ओके, तो ये हम हमारे इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं, और दिलीप जी को कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और ये इनका जो सिलेक्शन का जो दौर है वो यहीं पे ना रुक के आगे बढ़ता रहे, और भी एग्जाम में जो है वो ये करेक्ट करें, और साथ में विजडम से जुड़े रहे हैं। और बस मैं तो यही कामना करता हूँ कि आराम से मस्त रहें, जीवन को अच्छे से जिएं। चलो, थैंक यू सो मच।